एस्टीरियाज या सी स्टार। इसका फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, सब फाइलम एल्यूथेरोजोआ, क्लास एस्टेरॉइडिया, ऑर्डर फॉर्सिपुलेटा, जीनस एस्टीरियाज। और स्पीशीज़ जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है रूबिन्स। हिस्ट्री ऑफ एस्टीरियाज, इसे कॉमनली स्टारफिश कहा जाता है, लेकिन स्टारफिश जो है वो मिसलीडिंग है, क्योंकि ये एनिमल्स एक्चुअली फिशेस की तरह नहीं दिखाई देते हैं, ये फिशेस नहीं हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है सी स्टार। एस्टीरियाज की करीबन 150 स्पीशीज़ ज्ञात है, और उसके और दूसरे जेनरा हैं पेंटासिरोस, सोलिस्टर, हेलिस्टर, एस्टेरिना इत्यादि। हैबिट्स एंड हैबिटाट, ये फ्री लिविंग मैराइन एनिमल है, जो कि रेतीली या मिट्टीदार सबस्ट्रेटम में या रॉक्स पर और शेल्स के ऊपर इधर उधर घूमते हुए पाए जाते हैं। ये लगभग सभी ओशंस के अंदर मिलते हैं। ये हार्ड सब्सटेंसेस पर धीरे धीरे मूव करते हैं या फिर उन पर फॉर्मली चिपके रहते हैं अपने ट्यूब फिट की सहायता से। एकल हैं, रात्रिचर होते हैं, डे टाइम में एक्टिव नहीं रहते हैं। कार्निवोरस हैं, क्रस्टेशियंस, पॉलीकीट्स और मॉलस्क पर फीड करते हैं। इसके अतिरिक्त ये डेट्राइटस और प्लैंकटन पर भी फीड करते हैं, जो कि इनकी बॉडी के द्वारा स्रावित म्यूकस के अंदर फंस जाते हैं और सीलिया में सीलिया के द्वारा ये मुख तक पहुंचा दिए जाते हैं। इन जंतुओं में ऑटोटॉमी और रीजनरेशन की भी अद्भुत क्षमता पाई जाती है। एक्सटर्नल फीचर्स, अधिकांशतः जो सी स्टार्स हैं ये पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इनकी जो एडल्ट स्टेज है वो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करती है, लेकिन जो लार्वल स्टेजेस हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इसीलिए इनको बाइलेट्रिया के अंतर्गत रखा गया है। इनके अंदर एक अस्पष्ट सेंट्रल डिस्क पाई जाती है, जिससे 5 लंबी और टैपरिंग रेस या आर्म्स निकलती है। कुछ जेनरा के अंदर इन आर्म्स की संख्या डिफ़र कर सकती है, जैसे कि सोलिस्टर के अंदर 7 से 14 तक होती है और हेलिस्टर के अंदर 40 से ज़्यादा भी होती है। इनका डायमीटर 10 से 20 सेंटीमीटर तक होता है, इससे छोटी और बड़ी भी ये हो सकती है। कलर्स भी वेरी करते हैं, शेड्स ऑफ येलो, ऑरेंज, ब्राउन, पर्पल होती हैं। इनकी बॉडी पर 2 सरफेसेस पाए जाते हैं, अपर कॉन्वेक्स और अधिक डार्क होता है एबोरल या एब एक्टिनल सरफेस, और लोअर लेस पिगमेंटेड फ्लैट सरफेस को कहते हैं ओरल या एक्टिनल सरफेस। ये जंतु की वेंट्रल और डॉर्सल सरफेसेस रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये लेफ्ट और राइट साइड बताता है। बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल था लार्वा, तो उसकी ये लेफ्ट और राइट साइड्स बताता है, और जो एक्सिस है वो आर्म्स का वो रेडियाई की तरफ होता है। इसके अंदर सुस्पष्ट सिर का अभाव होता है। फर्स्ट लेते हैं ओरल सरफेस। ओरल सरफेस या वेंट्रल सरफेस ये सबस्ट्रेटम की तरफ होती है, फ्लैट है, चपटी और नीचे की तरफ है टुवर्ड सबस्ट्रेटम। इसमें एक पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क पाई जाती है, जिसके ऊपर माउथ होता है। माउथ को एक्टिनोसोम भी कहते हैं। ये पेक्टागोनल अपर्चर है, जिसके 5 एंगल्स होते हैं और हर एंगल एक आर्म की तरफ डायरेक्टेड रहता है। ये मुख चारों तरफ से एक सॉफ्ट और डेलिकेट मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड रहता है, जिसे पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन या पेरिस्टोम कहते हैं। और 5 के समूह में ओरल स्पाइंस या माउथ पेपिली पाए जाते हैं, जो इसकी रक्षा का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है एम्बुलेक्रल ग्रूव या वीथी खाच। जो माउथ के हर एंगल से एक अरीय रूप से एक सकड़ी खांच निकलती है, जिसे एम्बुलेक्रल ग्रूव कहते हैं। ये प्रत्येक आर्म के अंत तक जाती है। ये गार्डेड रहती है, दोनों ही तरफ 2-3
मूवेबल कैलकेरियस एम्बुलेक्रल स्पाइंस के द्वारा, और ये स्पाइंस इस ग्रूव को क्लोज भी कर सकते हैं। इन एम्बुलेक्रल स्पाइंस के बाहर की तरफ 3 रॉस के अंदर इमूवेबल मार्जिनल स्पाइंस पाए जाते हैं, और ये मार्जिनल स्पाइंस क्या करते हैं, ओरल सरफेस को एबोरल सरफेस से पृथक करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एम्बुलेक्रल ग्रूव के अंदर एक छोटे ट्यूबुलर रिट्रैक्टाइल प्रोजेक्शंस मिलते हैं, 2 डबल रोज में। इन्हें ट्यूब फिट या पोडिया कहा जाता है। इनके अंतिम सिरे पर सकर्स पाए जाते हैं, लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में और खाद्य सामग्री को पकड़ने का कार्य करते हैं। हर आर्म की टिप पर छोटे मीडियन होलो प्रोजेक्शंस मिलते हैं, जिन्हें टर्मिनल टेंटिकल्स कहते हैं। ये टैक्टाइल और ऑल्फैक्टरी फंक्शंस होते हैं इनके, और इन टेंटिकल के बेस पर आई स्पॉट पाया जाता है। ये आई स्पॉट ब्राइट रेड कलर का है, फोटो रिसेप्टिव होते हैं, और कई छोटे छोटे ऑसिलाई से मिलकर इनका निर्माण होता है। एबोरल सरफेस अपर साइड है, थोड़ी सी कॉन्वेक्स होती है और ऑरेंज से पर्पलिश कलर की होती है। इसके ऊपर क्या क्या मिलता है, एनस, ये एक छोटा सर्कुलर अपर्चर है, एबोरल साइड पर सेंट्रल डिस्क के मध्य में पाया जाता है। दूसरा है मेड्रीपोराइट या प्रेरेंथ्रक, ये भी सेंट्रल डिस्क के एबोरल साइड पे पाया जाता है। एक चपटा सब सर्कुलर असममित चलनी के समान संरचना है, जो कि 2 आर्म्स के बीच में मिलता है। जिन 2 आर्म्स के बीच में मिलता है वो मिलकर बनाती है बाइवियम, और रिमेनिंग 3 आर्म्स को कहते हैं, मिलकर बनाती है वो ट्राइवियम। नेक्स्ट है स्पाइंस, कैलकेरियस स्पाइंस या ट्यूबरकल्स। पूरी एबोरल सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे ब्लंट कैलकेरियस स्पाइंस स्थित होते हैं। ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। रेगुलरली इरेगुलरली शेप्ड कैलकेरियस प्लेट्स या ऑसिकल्स होती हैं, और ये कि इंटेग्यूमेंट के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डर्मल ब्रैंकियाई या पेप्यूली या गिल्स, ये दोनों ही सरफेस पे पाए जाते हैं। ऑसिकल्स के बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे डर्मल पोल्स स्थित होते हैं, और इस डर्मल पोल से एक छोटी डेलिकेट कॉनिकल उंगली के समान या धागे के समान पतली भित्ति वाली मेम्ब्रेनस रिट्रैक्टाइल प्रोजेक्शंस निकलते हैं। इन्हें डर्मल ब्रैंकियाई या गिल या पेप्यूला कहा जाता है। ये बॉडी वॉल के खोखले इवेजिनेशंस होते हैं, और इनकी सीलोम बॉडी सीलोम के कंटिन्यूशन में होती है। ये इनका फंक्शन है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है पेडिसिलराई, ये पेडिसिलराई या व्रंतपद एबोरल साइज पर पाए जाते हैं, वाइटिश हैं और मॉडिफाइड स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हें पेडिसिलराई कहते हैं, दोनों ही सरफेस पे मिलते हैं। इसके अंदर पेडिसिलराई के अंदर यदि ये स्टॉक भी होते हैं और सेसाइल भी होते हैं, एस्टीरियास के अंदर स्टॉक ही पाए जाते हैं, और स्टॉक इनकी मोटी, फ्लैक्सिबल और मूवेबल होती है। ये देखिए, और इस स्टॉक के ऊपर 3 कैलकेरियस ऑसिकल्स या प्लेट्स होती है। एक तो कहलाती है बेसल प्लेट्स, और 2 होती है वर्टिकल प्लेट्स या ब्लेड्स या वॉल्व्स कहते हैं, और ये तीसरी बेसल प्लेट के ऊपर रेस्ट करती हैं। इन वॉल्व्स को ओपन और क्लोज किया जा सकता है। ओपन किया जा सकता है एक जोड़ी एब्डक्टर मसल्स के द्वारा, और क्लोज करते हैं 2 जोड़ी एडेक्टर मसल्स के द्वारा। ये पेडिसिलराई 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेट और क्रॉस टाइप। स्ट्रेट टाइप में क्या होते हैं, इसमें सीधे होते हैं ये, और जब क्लोज वाली कंडीशन में होते हैं तो ये दोनों ही वॉल्व्स एक दूसरे के परस्पर मिलते हैं पूरी लंबाई के समय में।
ठीक है। और डर्मल ब्रैंकियाई के बीच बीच में इस प्रकार के पेडिसिलराई पाए जाते हैं। दूसरा है क्रॉस टाइप। इसके अंदर जब ये वॉल्व्स बंद होते हैं तो ये एक दूसरे को सीजर्स की तरह क्रॉस करते हैं। ये एक है, ये दूसरा है, और ये बेसल प्लेट है। और इसका जो इनर साइड है ये दांतेदार होती है। और ये डर्मल ब्रैंकियाई और ट्यूब फीट को कवर करके रेस्पिरेशन के अंदर इंटरफेयर करते हैं। इसके अतिरिक्त ये प्रे को कैप्चर करने में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के अंदर निम्न लेयर्स पाई जाती हैं। फर्स्ट है क्यूटिकल, ये 2 लेयर्ड होती है। देन एपिडर्मिस, ये सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी है, पूरी बॉडी के चारों तरफ पाई जाती है। और इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स है? सीलिएटेड कॉल्यूमिनर सेल्स हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, म्यूकस सेल्स, ग्लैंड सेल्स या गॉबलेट सेल्स पाई जाती है। और इसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भी होते हैं जो कि एनिमल को कलरेशन, कैरेक्टरिस्टिक कलरेशन देते हैं। देन है नर्वस लेयर। एपिडर्मिस के नीचे नर्वस लेयर पाई जाती है। डिफरेंट एरियाज में इनकी थिकनेस डिफर करती है। देन है बेसमेंट मेम्ब्रेन। डेलिकेट बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। डर्मिस के अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। ये थिकेस्ट लेयर है और 2 रीजन्स में डिवाइडेड रहती है, आउटर रीजन एंड इनर रीजन। आउटर को बोलते हैं डर्मल रीजन, जिसमें एंडोस्केलेटन ऑसिकल्स होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इनर डर्मल रीजन के अंदर ब्लड कंटेनिंग स्पेसेस होते हैं, पेरीहीमल स्पेसेस। देन है मस्कुलर लेयर। मसल्स में स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं और उसमें बाहर की तरफ सर्कुलर मसल लेयर और अंदर की तरफ थिकर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर पाई जाती है। और ये मस्कुलर लेयर एबोरल साइड पर अधिक विकसित होती है और ये रेस्पॉन्सिबल होती है आर्म्स की बेंडिंग के लिए और एम्बुलेक्रल ग्रूव के खुलने और बंद होने के लिए। देन है सिलोमिक एपिथेलियम या पेरिटोनियम। इसके अंदर फ्लैजिलेटेड क्यूपॉइडल सेल्स पाई जाती है। एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन इनके अंदर यूनिक तरह का है, मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में ये, जबकि जितने भी अन्य इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। और ये बनता है कैल्केरियस ऑसिकल्स के द्वारा, जिनका सिक्रीशन डर्मिस करती है और इसके ये आउटर रीजन में पाए जाते हैं। ऑसिकल्स कई शेप के होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बाउंडेड रहते हैं। ऑसिकल्स का एबोरल सरफेस पर इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि ओरल सरफेस पर ये रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। और मुख के चारों तरफ ये ओरल ऑसिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। और एम्बुलेक्रल ग्रूव के अंदर रॉड शेप्ड एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स मिलते हैं। सीलोम एंट्रोसीलस होती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं? पेरीविस्टल सीलोम, सीलोम ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एक्सियल साइनस, पेरीहीमल साइनस एंड कैनाल्स और जेनाइटल साइनस। सीलोम कलरलेस एल्कलाइन सीलोमिक फ्लूइड से भरी होती है, जिसके अंदर डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड ग्लूकोज। न्यूट्रिएंट्स के अलावा सीलोमिक फ्लूइड के अंदर फैगोसाइटिक अमीबॉइड कार्पसल्स पाई जाती हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम का ये काम करते हैं। और इसका क्या काम है? न्यूट्रिएंट्स को वेरियस बॉडी सेल्स के अंदर पहुंचाना और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का भी ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल। नाहल एक स्ट्रेट ट्यूबुलर छोटी ट्यूब है जो कि ओरल एक्सेस पर पाई जाती है। सबसे पहले है माउथ। माउथ जो है एंटीरियर मोस्ट अपर्चर है एलिमेंट्री कैनाल का और ओरल सरफेस पर
पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है और इसके चारों तरफ ये गार्डेड रहता है ओरल स्पाइंस के द्वारा। इसके अंदर स्फिंक्टर मसल्स और रेडियल फाइबर्स पाई जाती हैं, जिसकी सहायता से ये एक्सपेंड होता है और रिट्रैक्ट होता है। माउथ खुलता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक छोटी चौड़ी और वर्टिकल ट्यूब है और ये एबोरल साइड पर जाकर स्टमक के अंदर खुलती है। स्टमक एक चौड़ी थैले के समान संरचना है और एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। आगे का बड़ा ओरल कार्डियक स्टमक और पीछे का चपटा एबोरल या पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। जो कार्डियक स्टमक है ये बड़ा थैले के समान संरचना है। इसमें 5 लोब्स हैं, पांचों रेडियाई की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं। ये ग्लैंडुलर है और म्यूकस को सिक्रीट करता है। इनकी भित्ति पतली मस्कुलर होती है और हाईली फोल्डेड रहती है। इसके द्वारा मुख फीडिंग के समय मुख को बाहर निकाला जा सकता है। इवर्टेड इस कार्डियक स्टमक फीडिंग के दौरान मुख के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स एंड द प्रेशर ऑफ सिलोमिक फ्लूइड। रिट्रैक्शन किसके द्वारा होता है इसमें कार्डियक स्टमक में? बाहर से अंदर कैसे लेंगे? 5 जोड़ी रिट्रैक्टर मसल्स के द्वारा, मेसेंट्रीज या गैस्ट्रिक लिगामेंट्स के द्वारा। ये कनेक्टिव टिश्यू मसल फाइबर के द्वारा बनी हुई होती है। जो पाइलोरिक स्टमक है ये छोटा चपटा और पेंटागोनल सेक लाइक स्ट्रक्चर है और पीछे की तरफ ये कम्युनिकेट करता है इंटेस्टाइन से। पेंटागोनल है, हर एंगल जो है वो वहाँ पर एक डक्ट ये रिसीव करता है, उसे कहते हैं पाइलोरिक डक्ट। ये डक्ट कहाँ से आती है? पाइलोरिक सीका या डाइजेस्टिव ग्लैंड से। ये कहाँ पे है? टोटल 10 नंबर पाया जाता है। हर भुजा के अंदर 2 पाइलोरिक सीका उपस्थित होते हैं। इन पाइलोरिक सीका से एक छोटी ट्यूब डक्ट निकलती है और दोनों ही तरफ की डक्ट मिलकर पाइलोरिक डक्ट बनाती है, जो कि पाइलोरिक स्टमक के एंगल्स पे जाकर खुलती है। ये देखिए, ये 2 है डक्ट्स और ये कॉमन पाइलोरिक डक्ट बनाइए स्टमक है। हिस्टोलॉजिकली पाइलोरिक सीका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सिलिएटेड कॉल्यूमिनल सेल्स के द्वारा आश्रित रहता है और इसके अंदर 4 प्रकार की एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है। सिक्रीटरी और ग्रेन्युलर सेल्स जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं, म्यूकस सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करती है, स्टोरेज सेल्स रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करती है, करंट प्रोड्यूसर सेल्स जिनके अंदर लंबे फ्लैजिला पाए जाते हैं और ये फ्लूइड्स का और डाइजेस्टेड फूड का निरंतर प्रवाह बनाए रखती है। और पाइलोरिक सीका जैसे वर्टिब्रेट्स में पेनक्रियाज होता है उसी की भांति कार्य करता है। इंटेस्टाइन छोटी है, 5 साइडेड ट्यूब होती है और एबोरल साइड पर ये एनस के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। इसके अंदर में भी 2 या 3 छोटे डायवर्टिकुला पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं इंटेस्टाइनल या रेक्टल सीका। ये इंटेस्टाइनल सीका इंटररेडियल होते हैं, इनके अंदर एक भूरे रंग का द्रव्य भरा रहता है जो प्रोबेबली एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होता है। और पार्ट ऑफ सीका के बाद का जो इंटेस्टाइन का पार्ट है उसे कई बार रेक्टम कह दिया जाता है। रेक्टम फिर है एनस क्या है? इंटेस्टाइन का पोस्टीरियर एलिमेंट्री कैनाल का पोस्टीरियर मोस्ट अपर्चर है जो कि एबोरल सरफेस पर पाया जाता है और सेंट्रल डिस्क की एबोरल साइड पर एक्सेंट्रिकली स्थित रहता है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन से पहले फूड, ये वोरेशियस ईटर हैं, कार्निवोरस होते हैं और सेडिमेंट्री मैराइन एनिमल्स पे फीड करते हैं जैसे क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स, स्नेल्स, क्रैब्स, छोटी स्टार फिशेस, दूसरे काइनोडर्म्स, इंजर्ड और डेड एनिमल्स इत्यादि। और ये कई बार
कई महीनों तक बिना फूड के भी रह सकती हैं। इंजेशन, मोड ऑफ फीडिंग या इंजेशन जो है बड़ा अनयूजुअल टाइप का है। ये छोटे साइज़ के एनिमल्स को तो डायरेक्टली माउथ के थ्रू स्वेलो कर लेती है। दूसरा है ये अपने ट्यूब फिट के द्वारा, और जो कार्डियक स्टमक इवर्ट हो जाता है, बाहर निकल आता है, उसके द्वारा ये प्रे को चारों तरफ से पकड़ लेती है और फिर उसे अंदर ले लेती हैं। और एंजाइमेटिक सीक्रीशंस जो हैं पाइलोरिक सीका के, वो स्प्रे पर डाल दिए जाते हैं, और डाइजेशन कंप्लीट होता है तो फिर ये स्टमक वापस अंदर रिट्रैक्ट कर लिया जाता है और डाइजेस्टेड फूड भी शरीर के अंदर ले लिए जाते हैं। तीसरा जो इसमें इंटरेस्टिंग तरीका है वो है शेल्ड मॉलस्क जो हैं, बाइवाल्व्स या क्लैम्स, उसको ये किस तरह से इंजेस्ट करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, उसके पास में आते हैं, उसको अपने जो बाइवेल्व है उसको अपने ट्यूब फिट की सहायता से होल्ड कर लेते हैं और इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि जो उसके फ्री मार्जिन्स हैं वो इसके शेल के फ्री मार्जिन्स जो है वो इसके मुख के समीप रहे। उसके बाद ये अपनी बॉडी को इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि जो प्रॉक्सिमल ट्यूब फिट है वो तो उसके दोनों वॉल्स के ऊपर चिपक जाते हैं, और पीछे वाले जो इसके ट्यूब फिट्स हैं उसके द्वारा ये अपने आप को सबस्ट्रेटम से चिपका लेता है। अब कार्डियक स्टमक इवर्ट कर दिया जाता है, मुख से बाहर निकाला जाता है बॉडी वॉल के कॉन्ट्रैक्शन से और सीलोमिक फ्लूइड के प्रेशर के द्वारा। ट्यूब फिट जो उसने कि उसके शेल्स के दोनों कपाटों को पकड़ा हुआ है वो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं और दोनों को खींचते हैं। तो जो बाइवेल्व्स की एडक्टर मसल्स हैं वो कोशिश ये करती है कि वो बंद ही रहे, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो उसको बंद नहीं रख पाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं, फटीक हो जाती है और फाइनली रिलैक्स हो जाती है और शेल ओपन हो जाती है। अब ये एस्टीरियास अपने इवर्टेड कार्डियक स्टमक को उस बाइवेल्व की मेंटल कैविटी में डाल देता है और अपने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट करता है, और अब सेमी डाइजेस्टेड फूड के साथ वापस स्टमक को अंदर विड्रॉ कर लिया जाता है और ये शरीर के अंदर इनके प्रवेश कर जाता है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। इवर्टेड स्टमक प्रे पे डाल दिया, अब स्टमक और पाइलोरिक सीका के जो एंजाइम्स हैं वो इसके ऊपर पोर किए इन्होंने, और इसके अंदर क्या होगा, जो प्रोटीजेस हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, एमाइलेजेस स्टार्च का, लाइपेजेस लिपिड्स का पाचन करते हैं, और जब ये पार्शियली कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन तो स्टमक इसको सी स्टार्च जो है स्टमक को विड्रॉ करती है। इसी के साथ साथ डाइजेस्टेड फूड भी इनके शरीर में आ जाता है, पीछे सिर्फ उसकी विक्टिम की शेल बचती है। और इसके बाद का जो डाइजेशन है वो कार्डियक स्टमक में होता है, और एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। कंप्लीट डाइजेशन स्टमक और पाइलोरिक सीका के अंदर होता है, और स्मॉल एनिमल्स को तो ये एज सच ही इंजेस्ट कर जाते हैं, और उनका डाइजेशन स्टमक और पाइलोरिक सीका के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन मेनली पाइलोरिक सीका के अंदर होता है, और वेरियस बॉडी पार्ट्स के अंदर सीलोमिक फ्लूइड के द्वारा डाइजेस्टेड फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो एक्सेस में फूड है या वो स्टोरेज सेल जो है पाइलोरिक सीका की उसमें से स्टोर कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट इन सीका के अंदर कंप्लीट हो जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर बहुत कम मात्रा में डाइजेशन होता है। एनिमल पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ग्रहण करता है, इसलिए इसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल बहुत कम होता है और कई बार इसको मुख के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है, और कुछ मात्रा में इजेशन एनस के द्वारा संपन्न होता है। यह है असाइनमेंट। Describe external feature of starfish, pedicellari का structure और digestive system और mode of starvation।